थर्ड पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की बात करते हैं जो हैं जनाब एरिस्टोटल साहब, यानी कि जनाब अरस्तू साहब, ठीक है। और ये वो कॉमन नेम है जो कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं। अरे अरस्तू है, या जैसे ख़ास करके कहा जाता है एहसन इकबाल साहब को जो है ना वो अरस्तू कहा जाता है, नकली अरस्तू सॉरी उन्हें कहा जाता है। ये टाइटल पीटीआई ने उन्हें, या ख़ास करके फवाद चौधरी ने जो है उन्हें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये अरस्तू जो है वो कौन था, उसके पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे। देखिए सबसे पहली बात, एरिस्टोटल जो है ये 384 और 322 के बीच में जो है वो इस बंदे की ज़िंदगी है। और ये थर्ड ग्रेट ग्रीक फ़िलासफ़र था, यानी कि पहला सोक्रेटिस, उसका शागिर्द आगे प्लेटो, और उसके बाद उसका शागिर्द आगे जो है वो एरिस्टोटल या अरस्तू था। अब ये वो बंदा है जिसने, यानी कि अगर हम बात करें क्लासिकल टाइम के ऊपर, ग्रीक टाइम में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स के ऊपर लिखा, सबसे मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर जिसने लिखा वो ये वाहिद फ़िलासफ़र है अरस्तू, जिसने फ़िलासफ़ी के ऊपर लिखा। यानी कि फ़िलासफ़ी क्या है, सोचने का तरीका कार क्या हो सकता है, किस तरह से हम चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। यूनिवर्स के ऊपर लिखा कि ये किस तरह से चल रही है, कॉस्मोलॉजी के ऊपर लिखा, ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखा, एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज के ऊपर लिखा, वेज ऑफ नॉलेज के ऊपर लिखा, मेटाफिजिक्स यानी रूह के ऊपर लिखा कि रूह क्या है, उसके कवानीन क्या हैं, और एथिक्स के ऊपर लिखा, इखलाक खास करके कि भाई इखलाक क्या है। तो ये बहुत सी मल्टीपल चीज़ों के बारे में इस बंदे ने लिखा। माना जाता है कि 60 लाख से ज़्यादा जो है वो अल्फाज इस शख्स ने जो है वो लिखे उस टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। आपने देखा बायो के अंदर बंदे ने बहुत सा लिखा, इवन बीमारियों की, बच्चों की बीमारियों का चार्ट जो आज भी स्टडी किया जाता है, उस ज़माने में इस बंदे ने जो है वो लिख दिया। इसको इतना ज़हीन माना जाता है। लेकिन एक हवाले से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, ग़ुलामी के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा प्रमोटर था ग़ुलामी का, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए क्विकली जो है इस बंदे के थॉट्स का रिव्यू लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये था जी स्टूडेंट किसका जी, प्लेटो का, यानी कि अफलातून साहब का ये स्टूडेंट था, ठीक है। और उनके बहुत से थॉट से ये एग्री करता था और बहुत से थॉट से ये डिसएग्री करता, यानी कि अपने उस्ताद को कहीं कहीं मानता था और कहीं जो है वो इनकार करता था कि ना भाई मेरे जो उस्ताद साहब हैं वो गलत थे, यहाँ पे ये होना चाहिए था। सबसे पहली बात इस बंदे ने कहा रियासत जो है, जो स्टेट है, वो एक इज्तिमा है, यानी कि कलेक्टिवली जो है वो जब हम रहेंगे मिल के तो हम उसे कहेंगे ये एक स्टेट है। इस बंदे ने रियासत में और हुकूमत में फ़र्क को वाज़े किया कि भाई जो रियासत है, जब बहुत से लोग एक ख़ास टेरिटरी के अंदर रहते हैं तो वो एक रियासत है, और उन्हीं में से जब कुछ लोग चुन लिए जाएं तो और वो हुकूमत करें तो वो हुकूमत में हो गए। ये स्टेट और हुकूमत का जो है वो डिफरेंस हो गया। अब अरस्तू ने सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया जिस चीज़ के ऊपर, वो दिया इनफरादियत के ऊपर, यानी कि और ख़ास करके उस इनफरादियत को जोड़ा इज्तिमाइयत से कि भाई जो स्टेट है वो एक ख़ानदान से शुरू होती है। जैसे एक ख़ानदान है, जिस तरह वो मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कुछ क्या काम कर रहा है कोई क्या, यानी कि अपनी ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मिल के कलेक्टिवली एक घर को चलाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया कि मुख्तलिफ ड्यूटीज़ मुख्तलिफ लोगों को सौंपी और वो घर एक बेहतर तरीके से चलेगा। अब बिल्कुल वैसे ही स्टेट जो है इसके अंदर भी ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, या किया जाना चाहिए कि कुछ लोग क्या मुख्तलिफ काम करें और ये सब काम मुल्क के लिए करें, अपनी ज़ात के लिए ना करें। जैसे कि सारे लोग मिलकर घर के लिए काम करते हैं, तो वैसे ही जब ये मुल्क के लिए काम करेंगे तो वो स्टेट जो है एक शानदार स्टेट होगी और वो बहुत अच्छी स्टेट होगी। इसी तरह से जो अरस्तू है इसका ये मानना है कि भाई कोई शख्स भी बगैर सोसाइटी के नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है अरस्तू के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि भाई जो इंसान है वो बगैर सोसाइटी के ज़िंदा नहीं रह सकता। और अरस्तू का ये मानना है कि दो तरह के लोग ही सोसाइटी से बाहर रह सकते हैं। एक वो जो या तो खुदा हैं, यानी जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खुदा जो है भाई दूसरों को देते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है। और दूसरा वो जो हैवान है, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, वो अपना ही जो है ना चीर फाड़ के खा लिया। बाकी अगर कोई इंसान है, इंसानों के ज़ुमरे में आता है, तो उस बंदे को सोसाइटी की ज़रूरत पड़ेगी और वो बगैर सोसाइटी के सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी वो खुद कफील नहीं है, उसको कुछ ना कुछ जो है वो दूसरे से लेना ही पड़ेगा। ऐसा ही है, अगर एक बंदा जो है उसके पास पैसे हैं तो उसके पास चीज़ें तो नहीं, वो दुकान पे जाएगा, वहां से जाके परचेज करेगा, वो दुकान वाला किसी और से परचेज कर रहा है, वो किसी और से। इसका मतलब ये एक सोशल चेन है जो मिल के एक सोसाइटी बनाती है और वो सोसाइटी जो है वो मिल के एक स्टेट, एक मुल्क बनाएगी। तो ये इस बंदे का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो थॉट माना जाता है। इसके अलावा इस बंदे ने क्या कहा जी कि
अगर हम इखलाक को प्रमोट करें यानी एथिक्स को हम प्रमोट करें सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी एक बहुत ही बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती है कि जितनी भी बुराइयां हैं सोसाइटी के अंदर, ये एथिक्स के ना होने की वजह से, इखलाक यानी जो हैं उनके ना होने की वजह से हैं। अगर इखलाक को प्रमोट किया जाए तो सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकती है और इखलाक पढ़ाए जा सकते हैं। मज़े की बात यह है, यानी ये अरस्तू साहब का कहना है कि अगर कोई इखलाक नहीं पढ़ा हुआ तो उसको पढ़ाए जा सकते हैं और सोसाइटी के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतर तरीके से। ये सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा, अब इस बंदे ने एक बहुत ही ख़तरनाक बात कही, वो जैसे क्या कहा कि भाई जो औरत है उसके लिए तालीम की ज़रूरत नहीं, यानी मर्द के लिए तालीम की ज़रूरत है, लेकिन जो मुआशरे के कमज़ोर तबके हैं यानी औरत और मज़दूर, इन दोनों को तालीम की ज़रूरत नहीं, इनको तालीम से दूर रखा जाए और इनको वो काम दिए जाएँ जिनमें ये अच्छे हैं, इनको तालीम न दी जाए। इस बंदे का यहाँ तक मानना था कि ग़ुलामी भी जायज़ है, यानी कि इस बंदे ने कहा कि जैसे मौसीकी के लिए राग का होना जरूरी है, वैसे ही ये खुशहाल जिंदगी के लिए गुलामी का होना भी जरूरी है। यानी गुलामी को इतना ज्यादा इस बंदे ने प्रमोट किया। इस बंदे ने क्या कहा, गुलामी के ऊपर बात करते हैं। इस बंदे ने कहा भाई देखिए बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते इतना ज़्यादा। तो वो लोग जो फिजिकली स्ट्रांग हैं उन्हें ग़ुलाम बनाया जा सकता है, क्योंकि हुक्मरानी का जो हक है वो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग लोगों को है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये अरिस्टोटल साहब कह रहे हैं, ठीक है। ये अरस्तू साहब के ख्यालात हैं कि जो दिमागी तौर पर तवाना हैं उनको हुक्मरानी दी जाए, उनको आला ओहदे दिए जाएं, और जो जिस्मानी तौर पर तवाना है उनको गुलाम बनाया जाए। और क्या ही अच्छा हो कि उन्हें एक पैटर्नाइज वे में गुलाम बनाया जाए, यानी कि एक तरीक़ा कार के तहत, ऐसा नहीं कि पकड़ा और ने कहा गुलाम हो, उन्हें एक ऐसे तरीके से गुलाम बनाया जाए कि वो गुलामी भी करें, स्टेट की हिफाजत भी करें और जो है ना फ़ायदा भी होता रहे। इस हिसाब से अगर हम आज देखें तो हम शायद के तनकीद की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब फ़ौज जितनी भी है वो सारे की सारी गुलाम है अगर अरस्तू के हिसाब से देखें। क्यों कि भाई जो ऊपर लोग बैठे हैं वो दिमाग वाले हैं और फौज जो है वो बॉडी के लिहाज से फिट होती है, जो इसका फिटनेस टेस्ट है और उसी के ऊपर इनको लिया जाता है फौज के अंदर। तो इसका मतलब वो सारे गुलाम है, उनको एक सिस्टमाइज वे के अंदर जो है वो गुलाम बना दिया गया। इसी तरह से हम कहें जी तो फिर शायद ये भी अच्छा ना हो कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो बाकी जो लोग हैं जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी गुलाम हैं, क्योंकि वो भी एक सिस्टमाइज वे में जो है वो स्टेट की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है और जो दिमाग है वो ऊपर बैठे हुकूमत कर रहे हैं। तो शायद आज अरस्तू होता और ये उलट हालत देख के, कंडीशन देख के कि जो लायक लोग हैं वो नीचे हैं और जो नालायक लोग, आई एम सॉरी टू से, जो नालायक लोग हैं वो ऊपर बैठे हुए हुक्मरानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मसला होता है। वो कहता भाई ये क्या, पाकिस्तान की सोसाइटी तो चलती ही उल्टी है कि नालायक लोग ऊपर बैठे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, और जो लायक हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो आगे पीछे हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठे हुए सर्व कर रहे हैं। तो खैर उस बंदे का उस टाइम पे ये बहुत गहरा ख्याल था हुक्मरानी के बारे में। इसी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई अरिस्टोटल के ऊपर कि भाई गुलामी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि भाई गुलाम जायज़ है। इसी तरह से कहा कि भाई जो एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं जिस घर में, जिस शोहर की, तो एक बीवी जो है वो उसके लिए है और बाकी जो बीवियाँ हैं वो भी गुलामी है, वो गुलामी के तौर पर वो काम कर सकती हैं। और गुलामी को जो है उस बंदे ने प्रमोट किया, नहीं कि ये उसका थॉट था। इसी तरह अगर बात करें तो इस बंदे ने 2 बुक्स लिखी, एक जो है वो लिखी पॉलिटिक्स और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉलिटिक्स थी इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा। आज भी हर जगह पॉलिटिकल साइंस में अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है उसको स्टडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो मुख्तलिफ जिल्दों के ऊपर लिखी गई, जिसमें पूरे का पूरा स्टेट का निज़ाम जो है वो A to Z एक्सप्लेन किया गया कि अच्छी स्टेट कौन सी, किस तरह से रन करती है, क्या क्या उसके पैटर्न है। और ये माना जाता है कि ये पहला फिलोसोफर था जिसने जो है वो स्टेट को 3 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेट और जुडिशरी के अंदर, कि भाई ये 3 अलग अलग रह के काम करेंगे तो तभी जो है वो काम होगा। इसी को सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कहा गया, जो 17th और 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट जो अब मॉडर्न हम देखते हैं हर मुल्क के अंदर ही है कि स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव अलग है, सरबराह जो है हुकूमत के, इसी तरह जुडिशरी अलग है और लेजिस्लेट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ये उस बंदे ने उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई इस तरह से है। अच्छा, इस बंदे ने कहा हुक्मरान जो है उनके लिए दौलत जो है वो बहुत ही खतरनाक है, यानी अगर दौलत ज़्यादा होगी हुक्मरानों के पास तो उनका जो इंटरेस्ट है स्टेट के अंदर वो कम हो जाएगा। और फिर
उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो कायम रख सकें और कायम रख के मुल्क के लिए काम कर सकें। यानी ओवरऑल अगर हम देखें एरिस्टोटल के थॉट्स, तो सबसे ज़्यादा जो हम क्योंकि पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स के ऊपर वाकई में बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया कि एक अच्छा मुल्क कैसे हो सकता है। और जो दूसरी बुक कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की, अपने स्टूडेंट्स को भेजा, माना जाता है 300 से ज़ायद स्टेट्स में भेजा कि वहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कलेक्ट किया और उसको फिर इसने स्टडी किया और फिर एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या जो बुक लिखी कि भाई एक बेहतर कानून कैसा हो सकता है जो मुल्क चलाने के लिए बहुत अच्छा हो। तो इस तरह से ये कुछ पॉलिटिकल थॉट्स थे जो है वो मिस्टर अरस्तू साहब के उस ज़माने के।